हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, हमने अपने इस सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो पढ़ी थी सॉल्यूशन। आपको याद होगी सॉल्यूशन हमने कहा था कि दीज आर होमोजेनस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substance whose concentration can be varied within limits। मतलब तीन चीज़ें जो मेन थी सॉल्यूशन के बारे में कि होमोजेनस होना चाहिए, दूसरी चीज़ केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जिनको हम मिक्स करके वो बना रहे हैं उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप का कोई इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन और रिपल्शन। और तीसरी उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो अमाउंट है वो एक लिमिट में रहनी चाहिए, कम लिमिट क्रॉस ना कर जाए, मतलब वो होमोजेनस से कहीं हिट्रोजेनस ना बन जाए। ठीक है, तो ये कुछ एक खास बात थी। तो उसी डेफिनेशंस को हम आगे बढ़ाते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, आइडियल मतलब कि परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी और जो रियल में एग्जिस्ट भी बहुत कम करेंगे, और फिर नॉन आइडियल्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस होंगे कौन से। तो हमें पता है कि हम स्टार्टिंग से ही बाइनरी सॉल्यूशंस को लेके चल रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन विच इज कंपोज्ड या विच इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिल के बना हो, ए और बी। ठीक है, उनको बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी कंप्यूटर में पढ़ी होगी आपने, बाइनरी लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू डिजिट्स, 0 एंड 1। तो टू टू इज इज फॉर बाइनरी। ठीक है, बाइनरी का मतलब ही टू होगा यहाँ पे। तो आइडियल सॉल्यूशंस की हम बात करें तो क्या कहना चाह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट, द सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट A and B called ideal solution if। ठीक है, अब कंडीशन लगती है if the interaction between A and B is of same magnitude as that of between AA and BP। मतलब समझा या क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई मिक्सचर है, कोई सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट लाइक सोल्यूट और सॉल्वेंट, तब उनका जो मिक्सचर होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, उसको मैं आइडियल तभी बोल सकता हूं अगर जो टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस है ए और बी के बीच में वो किसके इक्वल हो, ए और बी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, सोल्यूट में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन था, सोल्वेंट में जितना टाइप मैग्नीट्यूड था अट्रैक्शन और रिपल्शन, वही सेम सोल्यूट और सोल्वेंट में भी होना चाहिए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद के साथ जुड़ रहा है या फिर वो दूसरे के साथ जुड़ रहा है, 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मेरा जो बिहेवियर है अपने घर वालों के साथ, वही बिहेवियर बाहर वालों के साथ भी है, तो वो कंडीशंस कैसी होगी, वो आइडियल कंडीशन होगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान रखना ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर तरीके से। ठीक है, तो कम से कम आपने जो एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे अच्छे से देखने हैं, समझने हैं, वरना गलती होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो आइडियल सॉल्यूशंस वही बनाएंगे जिनके बीच में कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है ही नहीं, ना पहले कोई इंट्रैक्शन था ना कोई बाद में। जैसे हेक्सेन एंड हेप्टेन। अब हेक्सेन में कोई भी स्पेशल टाइप का इंट्रैक्शन था ही नहीं। ठीक है, ओनली लंदन फोर्सेस थे। हेप्टेन में भी कोई स्पेशल टाइप का नहीं था। तो जब दोनों को आपस में मिक्स करूंगा तो भी कुछ भी नहीं था, ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ था। ठीक है, बेंजीन टोलुइन,
मतलब कोई ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका नेचर बिल्कुल सेम सेम सब, वो अप्रोच कर सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, तो ऐसे जो भी होंगे वो क्या बनाते हैं हमेशा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा कि पहले तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे बट मिक्स करने के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो स्ट्रॉन्ग हो गई या वीक हो गए, तब वो फिर आइडियल में नहीं काउंट होंगे। ठीक है, फिर वो आइडियल में काउंट नहीं होंगे। आइडियल में तभी काउंट होंगे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बाद में होता तो। ठीक है, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस की जो मतलब कि सॉल्यूशन जो कुछ एक करेक्टरिस्टिक शो करता है जिनकी वजह से पहचानना इजी होगा कि ये आइडियल हो गया कि ये नॉन आइडियल होगा। ठीक है, वो क्या क्या होंगे तो हमने पढ़ा हुआ है राउल्स लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, राउल्स लॉ अगर आपको ध्यान हो, आइडियल सॉल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दीज सॉल्यूशन या फिर कंपोनेंट ऑफ दीज सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ दीज सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ over entire range of temperature and concentration। ठीक है, जैसे अभी बात की हमने कि दो कंपोनेंट हैं ए और बी, बात कर लेते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल कंपोनेंट ऑफ ए इन प्योर स्टेट, मतलब जब वो अकेला था, एंड इट्स अमाउंट और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ठीक है, ये ध्यान रखना, लिक्विड में होगा, वेपर में अलग फॉर्मूला होता है ये लिक्विड के लिए। लिक्विड में ए का जितना पार्ट होगा, जितना कंपोनेंट होगा, पोर्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सोचने वाली बात क्या है कि भाई राउल्स लॉ आइडियल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो राउल्स लॉ है ये पार्शियल प्रेशर हो गया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। अब ये किसके इक्वल है, उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जब वो बिल्कुल अकेला था मल्टीप्लाई उसकी अमाउंट। मतलब ये जो राउल्स लॉ है ये सिर्फ उसके नंबर को कंसीडर कर रहा है, उसकी अमाउंट को। ये मान के चल रहा है कि वो पार्टिकल चाहे एक था चाहे 1000 है, चाहे उसकी अमाउंट कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। जितने पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितने पार्टिकल कम होते जाएंगे उतना पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे एज्यूम करो, मैं ये कहना समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अभी क्या था, एक मजदूर था वो 1 घंटे में कुछ काम करता है। ठीक है, या ये कह लो कि टेलर ही है, वो 1 घंटे में एक पैंट की सिलाई कर देता है। अब 2 मजदूर आ गए तो लगता है कि वो 1 घंटे में एग्जैक्ट 2 पैंट सिल देंगे। 10 मजदूर आ गए तो 1 घंटे में वो 10 पैंट की सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो मजदूर अकेला काम कर रहा था तो भी उतना ही था, जब वो एक जैसे 10 आ गए तो भी, मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन था ही नहीं। हो सकता है ना कि वो आपस में बात करने लग जाएं, जब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो काम क्या होगा, डिले होगा। समझ रहे हो, या वो एक दूसरे की हेल्प करने लग जाएं, हेल्प करेंगे तो हो सकता है काम की स्पीड बढ़ जाए। लेकिन उसने उन दोनों चीज़ों को कंसीडर ही नहीं किया, ना अट्रैक्शन को कंसीडर किया ना रिपल्शन को कंसीडर किया। वो सिंपल सा क्या कह रहा है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इसीलिए राउल्स लॉ किसकी कंडीशन होगी, आइडियल सॉल्यूशंस की। मतलब कि जहां पर कोई भी टाइप ऑफ फोर्स काम नहीं करेगा वही ये राउल्स लॉ शो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी डॉट एक्स ऑफ बी। ठीक है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो जो भी जिस भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट राउल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है,
सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, that is delta mixing V is equal to 0। ठीक है, इसका मतलब कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट थे, दोनों के मैंने 20 ml ले लिए, तो जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो कितनी बने 40, तो मिक्स करने के बाद भी 40, मिक्स करने के पहले भी 40, तो चेंजमेंट कितना हुआ 0 हुआ। अब दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कौन सी नई बात है, तो बिल्कुल नई बात क्या है यहाँ पे कि वहां पर कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं हुआ। अगर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता तो वो पार्टिकल्स नज़दीक आते तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम कम हुई होती, बट वॉल्यूम तो कम हुई नहीं, इसका मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं था। अगर रिपल्सिव फोर्सेस काम करते तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का मारता, पार्टिकल्स दूर दूर जाते। अगर वो पार्टिकल्स दूर जाते तो इसका मतलब क्या होता कि वॉल्यूम बढ़ती, बट यहाँ पर तो वॉल्यूम भी नहीं बढ़ी, तो ना बढ़ी ना कम हुई, इसका मतलब ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। तो जब अट्रैक्शन रिपल्शन किसी भी टाइप का फोर्स ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो किसको फॉलो कर रहा है, वो आइडियल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास द चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, चेंज in enthalpy on mixing is 0, del mixing H is equal to 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो चेंजमेंट है, मतलब ना तो एनर्जी लॉस हो रही है ना ही एनर्जी गेन हो रही है। अब ना एनर्जी गेन हो ना एनर्जी लॉस हो, एनर्जी लॉस कब होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं, गेन कब होती है जब रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं। अब ना अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्शन हुआ, मतलब फिर से आइडियल कंडीशन, और चेंज इन एनर्जी और एंथैल्पी क्या बन गई 0 बन गई। ठीक है, तो ये जो तीन जो मेन कंडीशन है, ये तीन करेक्टरिस्टिक्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक्स होती है तो इसका मतलब वो आइडियल को अप्रोच कर रहा है, वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकली समझाएं, ठीक है, तो पेपर में ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा ही, तो उसको आप जरूर फोकस करोगे। तो फिर से दो कंपोनेंट ले लेते हैं हम, इनमें से कोई भी मोर वोलेटाइल हो सकता है। अज्यूम कर लेते हैं कि कंपोनेंट ए इज मोर वोलेटाइल, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारे पास ग्राफ हो गया, इधर हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मैं यहाँ पर ये जो है पी नोट ए, ठीक है, पी नोट ए एंड पी नोट बी आर कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं कांस्टेंट होती है। ठीक है, गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो पी नोट ए एंड पी नोट बी आर कांस्टेंट। अब जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, तो अगर x ऑफ ए 1 है तो x ऑफ बी क्या हो जाएगा 0, मतलब जो टोटल होता है वो 1 होता है। तो ये क्या हो गया, प्योर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ कंपोजिशन वेरी हो रही है, मान लेता हूँ कि x ऑफ ए कितना हो गया है 0, मतलब कंपोनेंट ए खत्म हो गया है, तो इधर जाते जाते बी क्या हो चुका 1 हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें पी ऑफ ए की, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, तो फर्स्ट पी नोट ए की वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, पी नोट ए कांस्टेंट है, एक्स ऑफ ए स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, एक्स ऑफ ए 1 से लेकर के 0, तो जब एक्स ऑफ ए की वैल्यू 1 होगी मतलब प्योर हो गया, तो प्योर में पी ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पी नोट ए। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे, अब जैसे जैसे एक्स ऑफ ए की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, लास्ट में 0 हो गया, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ऑफ ए को। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ बी के ऊपर, तो ये पी नोट बी है, इक्वेशन
P ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट B x ऑफ B। अब स्टार्टिंग में x ऑफ B कितना है, 0 है, 0 पुट करूंगा यहाँ पे, P ऑफ B भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे जैसे x ऑफ B की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होगी P ऑफ B भी बढ़ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 होगी, तो 1 जैसे ही पुट होगी P ऑफ B किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट B के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो बनेगी ये वाली बन गई, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट B एक्स B। ठीक है, अब ये जो हमने थोड़ा सा नीचे माना है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो B है वो थोड़ा सा लेस वोलेटाइल है, जो A है वो मोर वोलेटाइल है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो कौन देगा, ये वाला पोर्शन दे देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ठीक है, अभी ये स्लोप क्या बता रहे हैं, वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या हो गया कि मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, और इस तरफ जब जा रहा हूँ तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है, x ऑफ B की। और x ऑफ B क्या है, लेस वोलेटाइल है। तो जब जैसे जैसे लेस वोलेटाइल की अमाउंट बढ़ती जाएगी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था ये। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और उसकी टाइप्स। तो आप इसको अच्छे से करोगे, स्पेशली एग्जाम्पल पे अपना फोकस रखोगे। ओके, थैंक यू।